नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। यूनिट वेक्टर देख लिया, पैरेलल वेक्टर देख लिया, एंटी पैरेलल वेक्टर देख लिया, इक्वल वेक्टर के बारे में भी हमने चर्चा कर दिया आपको। अब हम लोग कुछ कोप्लेनर वेक्टर का भी आपने नाम सुना होगा। नाम से स्पष्ट है, कोप्लेनर। को मतलब सेम, सेम प्लेनर मतलब प्लेन। एक ही प्लेन में जब दो वेक्टर लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में है ना, आप इफ टू वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन इससे आपको ज़्यादा फायदा तो होने वाला है नहीं, डेफिनेशन तो आप जानते भी है, नहीं भी जानते हैं तो वर्ड से आपको पकड़ में आ ही जाएगी। लेकिन समस्या कहाँ है, क्वेश्चन का अप्रोच एक अलग तरीका होता है, कॉन्सेप्ट एक अलग तरीका होता है। कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी आपसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, यही चीज़ हम लोग सिखाते हैं आपको, ठीक है ना। अगर जिस दिन आप ये सीखने लगेंगे अप्रोच, तो उस समय आपकी फिज़िक्स काफ़ी अच्छी होने लगेगी। लेकिन आप लोग क्या है कि सिर्फ पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, बट हम सक्सेस की तरफ इसीलिए हम फिज़िक्स में नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमें अप्रोचिंग स्टाइल नहीं आता है, किस तरह से सवाल को सोचना है। अभी तो फिलहाल आपको फिर भी बेसिक मैथमेटिक्स में चल रहा है, इसलिए जैसे ही फिज़िक्स आ जाएगा तो आपकी सोच डेवलप हमें करनी होती है। और सोच डेवलप करने के लिए ही आपको क्लास ज्वाइन करना रहता है, चाहे वो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन। बेटर रहता है कि ऑफलाइन ज़्यादा ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलो, तो कोप्लेनर वेक्टर जो है हम लोग देखते हैं कैसे होगा। जैसे देखो, काफ़ी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन उससे पूछता हूँ, है ना, कि ये आई कैप प्लस 2j कैप है मान लो सपोज, ठीक है ना, और एक वेक्टर जो है ऐसे दे दिया j कैप 2j कैप प्लस k कैप, तो मैं पूछता हूँ कि क्या ये दोस्त a एंड b कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तो ज़रा सोच के बताएंगे आप भी, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप है, ठीक है ना, और b वेक्टर है 3i कैप प्लस 2k कैप है, क्या ये कोप्लेनर वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, है ना, a वेक्टर जो है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है, और b वेक्टर जो है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, क्या ये कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है ना। तो अभी मैं कितना भी क्वेश्चन दे दूं आपको, है ना, सब में आप गलत करें वो मेरे को पता है, ठीक है ना। i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है सपोज, और b वेक्टर जो है आपका जो मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। ये तीन वेक्टर है ना, दो वेक्टर है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्या a एंड b कोप्लेनर है, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं आंसर आप देंगे कि ये कोप्लेनर नहीं है। तो लॉजिक में पूछता हूँ तो आप बोलते हो कि सर i जो है और ये j में है, तो ये xy प्लेन में है और ये y और z में है, yz प्लेन में है, ठीक है ना, इसलिए ये कोप्लेनर नहीं है, जो कि आंसर गलत है आपका, ठीक है ना। अगेन आप इसमें भी वही आंसर दोगे कि सर ये xy प्लेन में है और ये xz प्लेन में है, इसलिए ये कोप्लेनर नहीं है। वैसे ही सेम आंसर आप यहाँ पे भी देंगे, ठीक है ना, सेम आंसर आप यहाँ पे भी देंगे। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये कोप्लेनर नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसका लॉजिक में पूछूंगा तो आप बताओगे सर ये IJK में है, ये भी IJK में है, इसलिए कोप्लेनर नहीं है। यहाँ पे भी आप सेम लॉजिक दोगे कि सर ये कोप्लेनर नहीं है, ठीक है ना। तो लॉजिक फिर वापस कहोगे कि सर ये IJK में है, XYZ में, ये भी XYZ में, इसलिए कोप्लेनर नहीं है। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन याद दिला दूँ, हो सकता है आप रटे भी होंगे, जानते भी होंगे, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो इन चारों क्वेश्चन में हमने 2 ही वेक्टर दिया है a b, ठीक है ना। तो 2 वेक्टर से ही एक प्लेन बनता है। जैसे ये सपोज मान लो कि ये 2 वेक्टर है, तो ये आपका एक प्लेन बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अगर आप इसको इस तरह से घुमा दोगे तो ये भी एक प्लेन हो गई। अगर आप इस तरीके से घुमा के नीचे कहीं भी ले जाओ, ये एक प्लेन हो गई। इस तरीके से घुमा के इधर ले जाओ तो ये एक प्लेन हो गई, ठीक है ना। चाहे कैसा भी हो, ये एक फिंगर है, अगर इस तरह से मैं वेक्टर, ये मार्कर देख लो, ये पेन है ना, तो क्या ये प्लेन है, हाँ बिल्कुल है। इस तरीके से कर लो, क्या ये प्लेन है, बिल्कुल है। यानी कि 2 वेक्टर्स आर, एक नोट में आप याद रखेंगे कि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर ही होगा, क्योंकि उन्हीं से 2 से तो मिलके प्लेन बना हुआ है, इसलिए हम स्टेटमेंट याद रखेंगे 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। यानी कि इसमें कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट भी अगर याद रखते हैं तो आपसे सवाल बन जाएगा। तो ये सभी चारों के चारों आपस में क्या है दोस्त, कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है ना। अब कोप्लेनर है या नहीं है, ये तो 2 वेक्टर हो गया, उसके लिए है, ये ऑलवेज होगा, ठीक है ना। अगर 3 वेक्टर हो,
तो क्या करेंगे, कोप्लेनर है या नहीं उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो अब इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चारों कोप्लेनर है, आपकी लॉजिक से नहीं चलेगा, ठीक है ना। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर होगा, ठीक है। अब रही बात 3 के लिए चेक करने की ज़रूरत हमें होती है, 3 है ना। जैसे मान लो ये 3i कैप है माइनस 2j कैप है प्लस k कैप है, ये एक वेक्टर है ना। b वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, ठीक। c वेक्टर मान लो आप कोई सा भी है 3i कैप है ना प्लस j कैप अब प्लस 3k कैप, कुछ ऐसा 3 वेक्टर हमने रैंडम दे दिया। तो ये 3 वेक्टर जब है तब अब हमें चेक करने की ज़रूरत है कि ये कोप्लेनर है या नहीं है, ठीक है ना। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में है। तो आगे चल के आपको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 वेक्टर का क्रॉस, जैसे सपोज मान लो ये 3 वेक्टर है, ठीक है ना, a b c हमने ले लिया, मान लो ऐसे a b c हमने वेक्टर है ना 3 ले लिया। तो किसी 2 का क्रॉस a एंड b, अगर ये बोर्ड में तीनों वेक्टर जो है इसी बोर्ड के प्लेन में है, तो 2 का क्रॉस a और b, तो a से b की तरफ मुट्ठी थम है ना, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, कर्ल करेंगे a से b की तरफ, तो थंब बाहर की तरफ आएगा, तो थंब बाहर की तरफ आएगा, तो a क्रॉस b एक कोई वेक्टर आ गया बाहर की तरफ, है ना। और ये वेक्टर और c आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि c किस में है, इन प्लेन में। अगर 90, क्योंकि a क्रॉस b तो बाहर चला गया तो वो 90 डिग्री पे होगा, प्लेन से बाहर हो गई। अब ये c जो है अगर प्लेन के अंदर है और ये प्लेन के बाहर चला गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है, क्योंकि 2 वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में सेम प्लेन में। किसी 2 का आप c क्रॉस b ले लो या b क्रॉस c ले लो और a के साथ डॉट कर लो, कोई 2 लेंगे तो तीसरे के साथ डॉट, ठीक है ना। तो किसी 2 का क्रॉस, कंडीशन आप याद रखेंगे, क्रॉस एंड डॉट करना हम लोग ने आगे सीखेंगे हम लोग वेक्टर में। तो कंडीशन क्या है कोप्लेनर के लिए, है ना, कंडीशन फॉर कोप्लेनर, ठीक है दोस्त। कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या है, किसी 2 का क्रॉस a क्रॉस b, 2 का क्रॉस कर लिए डॉट c, अगर ये 0 आ जाता है तो कोप्लेनर होगा, ठीक है ना। अगर किसी b क्रॉस c लेना है तो b क्रॉस c ले लो, c क्रॉस b लेना है तो c क्रॉस, तो तीसरा डॉट a के साथ अगर 0 हो गई तो कोप्लेनर हो गई। और किसी 2 का क्रॉस, ठीक है ना, जैसे अभी मान लो a क्रॉस c ले लिया और तीसरे के डॉट से अगर 0 नहीं हुआ तो नॉन प्लेनर हो गई, ठीक है ना। तो ये कोप्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान रखेंगे, है ना। और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग आगे सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए कोप्लेनर वेक्टर पहचानना हो तो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट है ना, अगर 3 हो तो 3 को चेक करने के लिए हम किसी 2 का क्रॉस करेंगे और तीसरे के साथ डॉट करेंगे, जो क्रॉस आउटपुट आया तीसरे के साथ डॉट करेंगे, अगर ये 0 आ गया तो फिर कोप्लेनर, नॉन 0 आ गया तो नॉन प्लेनर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोप्लेनर वेक्टर को भी हम लोग पहचानने का तरीका सीखेंगे और डॉट और क्रॉस आगे के लेक्चर्स में आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से डॉट एंड क्रॉस किया जाता है। अभी फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कई सारे टॉपिक्स आपको कवर कर दिया वेक्टर में भी, है ना। यूनिट वेक्टर हो गई आपके लिए, पैरेलल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, इस साथ ही साथ आपको अभी हमने कोप्लेनर वेक्टर के बारे में भी बता दिया। और इन चारों क्वेश्चन में इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक जो है टॉपिक्स आप आसानी से सीखते जाइए। वेक्टर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा और कुछ यूनिक चीज़ें बताता रहूँगा, है ना। कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, आगे चल के फिज़िक्स में भी आप देखेंगे मेरी स्टाइल बहुत अलग है कि आपको सोचने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, जिससे कि फ़िज़िक्स काफ़ी आसान लगेगी, है ना। तो इसलिए आप जब भी ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस आपके कोटा में लगभग हमारी सभी जगह सेंटर्स हैं, है ना, सभी जगह मेरी ही क्लास लगती है, कोई अलग टीचर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको ट्रस्ट पे लेकर आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो उनको आप बड़ी कोचिंगों में जाने का कोई इरादा नहीं है, कई बार बच्चे का कुछ सब्जेक्ट ही ख़राब होता है, किसी का केमिस्ट्री फिज़िक्स ख़राब होती है, किसी की सिर्फ फिज़िक्स ख़राब होती है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट्स वाइज आप क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं, आप उस क्लास को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट भी सही रहता है
है ना। बड़ी कोचिंगों और छोटी कोचिंग में काफ़ी अंतर होते हैं। इसमें हम लोग पर्सनल केयर सिस्टम भी आपके लिए बहुत प्रोवाइड कराते हैं। बड़ी कोचिंग में बहुत लंबी लंबी क्लासेस होती हैं जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है। एडमिशन तो जो उसमें शुरुआत में आप ले लेते हो, ठीक है ना, लेकिन वक्त के साथ 2-3 महीने बाद आपको पता चलता है कि हमारी ये सब्जेक्ट काफ़ी ख़राब हो जाती है, 1-2 सब्जेक्ट हो ही जाती है, कभी आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। तो ऐसे हालात में अगर आप कोचिंग साथ साथ आप करने की कोशिश करें। अगर आपको सिर्फ बड़ी कोचिंग में ही अगर आप एडमिशन है और आप सिर्फ एक सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप कहीं ट्यूशन कीजिए। ट्यूशन में फिज़िक्स की अगर आपको ज़रूरत हो तो हमारे यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी कोचिंग है हमारी, बहुत ट्रस्टेबल कोचिंग है ना। काफ़ी सारे बच्चे हर साल सिलेक्शन होके जाते हैं। सिलेक्शन रेशियोज़ भी हमारी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि संख्या कम होती है और हमें वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना होता है, और कोचिंग में संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, सिलेक्शन रेशियोज़ कम होती है। तो आप इन सब चीज़ों, तो चलो ये कोचिंग की बातें हो गई, लेकिन आप अपना पढ़ाई अच्छे से करें। कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो तो उसकी कुल क्लासेस कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको सिलेक्शंस में तीनों सब्जेक्ट की ज़रूरत बहुत होती है। इसलिए अब के ज़माने में आप ये नहीं कह सकते हो, पहली वाली ज़मानी चली गई कि जहाँ पे सिलेक्शंस बहुत कम स्कोर पे भी हो जाती है। आजकल कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, इसलिए आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई सब्जेक्ट्स ख़राब हो तो आप इसको कंसल्ट ज़रूर करें और हम आपके लिए अरेंजमेंट करा सकते हैं क्लास का, ठीक है।